गोंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। तुम मत लाओ, नौकरों को हुक्म दो, तुम्हारी हैसियत अब यकदम बढ़ गई है जगराज, और आने वाले वक्त में तुम जो बन जाओगे उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते, गोंदनी ने कहा और जगराज ने खामोशी से गर्दन हिला दी। वो कुछ सोच रहा था और उसके मन में चोर था, लेकिन ये लड़की जो कुछ कह रही थी क्या उसमें हकीकत है? बहर सूरत वो खामोश हो गया। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि राजकुमार अजीत पाल की आमद की इतला मिली और गोंदनी उठ खड़ी हुई। जाओ जगराज, अजीत पाल का स्वागत करो, उसने कहा और जगराज तेजी से बाहर निकल आया। उसने अपने आप को बमुश्किल संभाला था और फिर वो दौड़ता हुआ अजीत पाल के पास पहुंच गया। उसने अजीत पाल से बड़े नियाज़माना अंदाज में मुलाकात की। दूसरी तरफ अजीत पाल भी बेचैन था। क्या हुआ जगराज, कैसे हो? ठीक हो महाराज। कुमारी कंवल ठीक है? हाँ महाराज, अभी सोकर उठी हैं, मैं उनके लिए भोजन का बंदोबस्त करता हूँ। कुमारी कंवल ठीक है? हाँ महाराज, अभी सोकर उठी हैं, मैं उनके लिए भोजन का बंदोबस्त कर रहा था। खुश हैं? ये तो पता नहीं, अभी मुझे बुलाया था तो मैं उनके चरणों में गया था। आपके बिना कैसे खुश होंगी? जगराज ने कहा और अजीत पाल मुस्कुराता हुआ गोंदनी की तरफ चल पड़ा। गोंदनी उसका इंतजार कर रही थी और उसे देखकर बेताबाना अंदाज में उठ खड़ी हुई और उसने दोनों हाथ फैलाए और फिर शर्माए हुए अंदाज में समेट लिए। अजीत पाल उसकी इस काफराना अंदाज पर दीवाना हो गया था। कमल कुमारी, और उसने प्यार भरे अंदाज में आगे बढ़ते हुए कहा और दोनों हाथ उसके शानों पर रख दिए। गोंदनी ने अपना सर उसके सीने पर टिका दिया था। कमल कुमारी, रात कैसे बीती? ठीक हो महाराज, आप अपनी बताइए, हम तो जागते ही रहे। क्यों? गोंदनी ने पूछा। बस मन में तुम थी और जहाँ तुम थे वहाँ किसी दूसरी चीज का क्या गुजर, चुनाचा नींद ने हमारे पास आने की हिम्मत ही नहीं की। हाय राम, तो आप सारी रात जागते रहे, आपकी तबीयत तो खराब हो गई होगी। नहीं कमल कुमारी, किसी के ख्यालों में जागने से कोई असर नहीं पड़ता, बस यूं कहो कि ख्याल हावी रहता है और नींद को मात हो जाती है, यूं तबीयत पर कोई असर नहीं पड़ता। अजीत पाल ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं राजकुमार जी, उसने शर्माए हुए अंदाज में कहा और अजीत पाल मोहब्बत भरे अंदाज में उसकी सूरत देखता रहा। फिर बोला, दरअसल अभी पिताजी को हमारे और तुम्हारे बारे में मालूम नहीं है। मैं बहुत जल्द इस कोशिश में मसरूफ हूँ कि पिताजी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूं और इस बात का ऐलान कर दूं कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। हाय राम, कमल कुमारी ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया और अजीत पाल बेख्तियार होकर उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। उसने कमल कुमारी को दोबारा सीने में भींच लिया था। तुम सुनाओ कमल कुमारी, तुम्हें नींद आ गई? हाँ महाराज, झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सो गई थी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, वरना मुझे बड़ी परेशानी रहती। दरअसल मैं 2-4 दिन उसी तरह रहूंगा, उस समय तक जब तक महाराज से बात नहीं हो जाती। कोई बात नहीं है, हम इंतजार करेंगे, कमल ने जवाब दिया। मेरा दोस्त जगराज तुम्हारे पास है, तुम्हें किसी तरह चिंता की जरूरत नहीं, जो चाहो कर सकती हो। अगर कभी यहाँ से मन घबराए तो भेष बदल कर बाहर निकल जाना, बस्ती बहुत खूबसूरत है कमल कुमारी, अजीत पाल ने मोहब्बत से कहा। तुम्हारे बिना कहाँ जाऊंगी अजीत पाल जी, बस मैंने तो सपनों में भी तुम्हें ही देखा था और हम जागते हुए भी सपना देख रहे थे कमल कुमारी, तुम्हें क्या मालूम? मुझे मालूम है महाराज, उसने शर्मिंदगी अंदाज में कहा। अजीत पाल उसकी मीठी मीठी बातों से दीवाना हो गया। फिर उसने नाश्ता कमल कुमारी के साथ ही किया और फिर दोनों दिन भर एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते रहे। शाम हुई तो अजीत पाल उठकर हुआ और अब मुझे आज्ञा दो कमल कुमारी, कल सुबह फिर आऊंगा। अभी से महाराज? हाँ कमल कुमारी, अभी हमारी यशवंत पाल को मेरे मन की कथा मालूम नहीं, अभी थोड़े समय हमें ऐसे ही गुजारेंगे, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। एक तकलीफ है महाराज। ओह क्या? यहाँ इतने सारे नौकरों की जरूरत तो नहीं,
उनमें से चंद नौकर यहाँ रहने दे और बाकियों को यहाँ से ले जाएं। मैं ज्यादा लोगों से घबराती हूँ। अवश कुमारी, मैं जागराज से कह देता हूँ। वैसे कोई भी बात हो तुम जागराज से कह दिया करो, वो मेरा काबिल एतमाद दोस्त है और तुम्हारा दास। ठीक है, और वैसे अच्छा इंसान है, हर बात पर सर झुका देता है, कमल कुमारी ने कहा। और फिर अजीत पाल उसने चलते हुए जगराज को हिदायत दी थी और जगराज ने गर्दन झुका दी। थोड़ी देर के बाद उसने राजकुमार के हुक्म से चंद लोगों को वापस भेज दिया और अब यहाँ 2-3 मरियल से नौकर रह गए थे। कमल कुमारी ने सुकून से गर्दन हिलाई थी। पिछली रात वो इंसानी गोश्त और खून से सैराब हो चुकी थी, इसलिए अब उसे कई रोज तक इसकी जरूरत नहीं थी। अलबत्ता जगराज मौजूद था जो उसकी तन्हाइयां दूर कर सकता था। चुनाचा चांदनी रात में वो दोनों कला महल के बाग के किनारे पहुंच गए, जहां दरिया बहता था। जगराज बेखुद हो रहा था। कमल कुमारी ने एक हसीन लिबास पहना हुआ था जिससे उसका आतशी बदन झलक रहा था। एक खूबसूरत सी जगह वो बैठ गई। बैठो जगराज, उसने कहा और जगराज भी बैठ गया। माहौल का सैर शदीद था, वो पागल हुआ जा रहा था। क्या सोच रहे हो जगराज? बस भगवान की लैला के बारे में सोच रहा हूँ। क्या आखिर ये कि भगवान जिसे देना चाहे उसे देता है और उसके यहाँ राजा और दास सब बराबर हैं। राजकुमार तुम्हारे लिए पागल हो रहे थे और मुझे भी उनसे हमदर्दी थी। मैं भी उनके लिए तुम्हें तलाश कर रहा था, मगर आज खेल ही दूसरा है। हाँ जगराज, ये तो है, तुमने राजकुमार को छोड़कर एक दास को पसंद कर लिया, मगर तू कुछ और भी तो सोचता हूँ कमल कुमारी जी। जगराज ने कहा। वो क्या? महाराज अजीत पाल जी, बहुत जल्द महाराज यशुनत पाल से बात कर लेंगे और फिर तुम रानी बन जाओगी। उस वक्त गरीब जगदास का क्या होगा? होगा क्या? जगराज का रहेगा। हाँ, मगर तुम्हारे बिना जीता ना रहेगा। जगराज गहरी सांस लेकर बोला। जगराज, औरत के बारे में क्या जानते हो? उसकी कुव्वत से वाकिफ हो? नहीं कमल कुमारी, आम औरतों से वास्ता पड़ा है, वो तो कुछ नहीं होती। बहुत कुछ होती हैं, मगर खुद को परख नहीं पाती, और अगर परख लें तो फिर नाकाबिले तस्कीर होती हैं। मैं सपेरन हूँ, सांपों के दरमियान परी परवान चढ़ी और सांपों की आदत से भी वाकिफ हूँ और तुम उसकी आदत नहीं जानते होगे। हाँ, मैं तुम्हें इतना बता दूं जगराज, संसार में सबसे बढ़कर ताकत अकल की ताकत है। मिनर सोचता है कि जान में जान है तो संसार उसके ताबे है, मगर ये उसकी भूल है। बड़ी ताकत अकल की है कमल कुमारी। हाँ, सिर्फ अकल, और ये ताकत मेरे पास मौजूद है। अगर अजीत पाल की शादी मुझसे हुई तो एक बात का तुम विश्वास करो। किस बात का रानी जी? मेरी सुहागरात तुम्हारे साथ होगी। सच सेज अजीत की होगी, लेकिन उस पर तुम और मैं होंगे। जाओ, मैं वचन देती हूँ। लेकिन तुम अपने अंदर भी हिम्मत पाते हो इसकी? अब तो बड़ी हिम्मत हो गई है कमल जी। जगराज ने कर मुस्कुराने लगा और कमल कुमारी उसकी गोश में दराज हो गई। चांदनी उन दोनों को देखती गुजरती रही और हवाओं ने मस्ती के दौरान उनके गिर्द चकराना शुरू कर दिया। गोंदनी का कोमल बदन चांदनी के साए में चमक रहा था और जगराज की आंखों में कुर्ब उतर आई थी और उसके अंदर जहवानी फितरत बेदार होती जा रही थी। और फिर उसने उस कोमल बदन को अपने चौड़े और कवि हिकल वजूद में दबोच लिया और गोंदनी उसके बाजुओं में कसमसाने लगी। रात का आखिरी पैर था और चांद डूब गया था और वो दोनों उस जगह से उठ गए और अंदर आ गए। किला महल में मौजूद नौकरों की ये जुर्रत नहीं थी कि वो रात के समय यहाँ से गुजरने की हिम्मत करें, क्योंकि महारानी जी के जाग जाने का अंदेशा था। सुबह चांदनी ने जगराज से कहा, आज तुम ऐसा करो जगराज, यहाँ से चले जाओ। कहाँ कुमारी जी? बस शहर चले जाओ। अजीत पाल से यही कहते जाना कि तुम्हें जाती काम है और रात को वापस आ जाना। उसे मेरा मकसद है कि अजीत पाल का कोई शुबा न होने पाए। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा कमल कुमारी, राज ने कहा। सुनो जगराज, तुम्हें किसी किस्म के खेल तमाशे से दिलचस्पी नहीं है? दफतन कंवल ने पूछा। कैसे खेल तमाशे? बस यूं ही मेरा एक शौक है और मुझे इंसानी जंग से बहुत दिलचस्पी है और मुझे लड़ाकों का एक दूसरे का दुश्मन बन जाना बहुत पसंद है। क्या तुम मेरे लिए किसी ऐसे खेल का बंदोबस्त नहीं कर सकते? क्यों नहीं कमल कुमारी, मैं अजीत पाल जी से बात करूंगा। वो राजमहल में किसी खास मुकाबले का बंदोबस्त कर लें और आप भी वहां अपना शौक पूरा कर सकेंगी, जगराज ने कहा। राजमहल में नहीं, कला महल में, कंवल ने जवाब दिया। कला महल में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन उन मुकाबलों में अजीत पाल शरीक ना होंगे
ओहो, जगराज ने उसे गौर से देखा। क्यों, क्या तुम इसका इंतजाम नहीं कर सकते? कमल ने पूछा। क्यों नहीं कर सकता? आपके लिए क्या नहीं कर सकता कमल कुमारी? ता फिर इंतजाम करो, ज्यादा लोगों का नहीं, बस 3-4 लड़ाके हों और हम एक नए खेल का बंदोबस्त करेंगे। तुम लड़ाकों का इंतजाम कर लेना और उन्हें चोरी छुपे यहाँ ले आना। जो आ गया, जगराज ने कहा। और उसी वक्त अजीत पाल की आने की इत्तला मिली और उसकी आने की इत्तला पर दोनों होशियार हो गए। और फिर वही बातें, वही दीवानगी का अंदाज। कमल कुमारी तो बेवकूफ बनाने की मार थी और सीधा साधा अजीत पाल उस कोमल हसीना की आंखों के जाल में इस तरह गिरफ्तार था कि उसे उनमें शैतानियत की कोई रमक नजर नहीं आई। जगराज ने उससे आज्ञा चाही तो वो चौंक कर बोला, कहाँ जा रहे हो जगराज? बस महाराज, कुछ जाती काम है, अगर आज्ञा हो तो। हाँ, तो हम तुम्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि हमें मालूम है कि तुम्हें 2-3 दिन से यहाँ गुजर गए हैं, मगर जगराज हमें तुम्हारी जरूरत है। जगराज हाजिर है महाराज, उसकी मजाल कि वो आपसे इनहराफ करे, जगराज ने कहा। तो जगराज, उस समय तक जब तक महाराज हमारे मन की आशा पूरी करने की आज्ञा नहीं दे देते, तुम्हें यही रहना होगा। तो मैंने कब इनकार किया है महाराज? हम जानते हैं जगराज, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमें यह भी मालूम है कि तुमसे बेहतर कोई दोस्त और साथी ही नहीं मिल सकता। तुम हमारे मन की हर बात से वाकिफ हो, इसलिए सिर्फ तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं और इसलिए हम कमल कुमारी को तुम्हारी निगरानी में छोड़ते हैं। मैं शाम ढले वापस आ जाऊंगा महाराज, जगराज ने कहा और अजीत पाल ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। जगराज 2-3 दिन के बाद किला महल से बाहर आया। उसका अपना भी घर था, अपने भी लोग थे और उनसे मिलना भी जरूरी था। हालांकि उसकी अपनी जिंदगी राजकुमार पाल के साथ वक़्फ़ थी और उसकी हर जुम्बश उसके हर अहकाम के तहत हुई थी, लेकिन अब उसका दिल में अजीत पाल के लिए एक अजीब सा एहसास जाग उठा था। उसे अजीत पाल अपना रकीब महसूस होता। रास्ता तय करते हुए उसने बेशुमार बातें सोची। उसने सोचा कि अजीत पाल राजा है, मुस्तकबल का राजा, और वो खुद अजीत पाल का एक अदना सा दास है। लेकिन ये अजीब बात है कि राजा जिस लड़की को पसंद करता है वो गुलाम से मोहब्बत करती है। बड़ी ही अनोखी बात थी, मगर यहाँ पर आका और गुलाम सब बराबर होते हैं, ये मामला किसी के ताबे नहीं होता। जगराज कमल कुमारी को चाहने लगा था और अजीत पाल से कहीं आगे निकल गया था, जबकि अजीत पाल अभी सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में था। इन हालात में जगराज सोच रहा था कि अजीत पाल पर सबकत कैसे ले जाए, वो राजकुमार है और अगर यशुनत पाल से उसने जिद की तो यशुनत पाल उसे यकीनन इस बात की इजाजत दे देगा वो कमल कुमारी को रानी बना ले और उससे शादी कर ले। और शादी के बाद तो जाहिर है कमल कुमारी अजीत पाल की मलकियत होगी। इन हालात में क्या जगराज उस पर अपना तसल्लुत रख सकता है? कमल कुमारी उसकी आवाज पर इस तरह हावी थी कि वो उसे किसी और की तहवील में नहीं देख सकता था और ना ही देखना चाहता था। हालांकि कमल कुमारी ने उसे बड़े वादे किए थे। वैसे ये लड़की जगराज जब सभी उसके बारे में सोचता पागल हो जाता। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मासूमियत की इंतहा तस्वीर अंदर से इतनी गहरी और चालबाज भी हो सकती है। उसके शौक भी अजीब थे और उसकी शख्सियत में एक पुरइसरार सहर था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मासूमियत की इंतहा तस्वीर अंदर से इतनी गहरी और चालबाज भी हो सकती है। उसके शौक भी अजीब थे और उसकी शख्सियत में एक पुरइसरार सहर था। जगराज शहर वापस आ गया और उसने कमल की हदायत के मुताबिक 4 ऐसे शहरजोरों का बंदोबस्त किया जो फनून सफागरी में ताक थे और जिस्मानी तौर पर देव कामत थे। उसने लोगों से कहा कि उन्हें अपने सिपा सलारी के जोर दिखाने हैं और एक ऐसी शख्सियत के सामने दिखाने हैं जो अगर उनसे राजी हो गई तो उनकी किस्मतें बदल जाएंगी। और लड़ाके तैयार हो गए। चुनाचा जगराज ने उनसे कहा कि रात को जब चांद निकले वो किला महल पहुंच जाएं। चारों लड़ाकों ने उसकी हिदायत पर सर झुका दिया था। ये चारों के चारों जवान ताकतवर थे और दौलत के असूल के खवाह भी। और फिर जब रात हुई तो जगराज पागलों की तरह किला महल दौड़ पड़ा और उसके मन में कमल कुमारी थी। किला महल में तो अजीत पाल जा चुका था। कमल कुमारी ने मुस्कुराते हुए जगराज का इस्तकबाल किया और उसके साथ आने वाले को देखा। तब जगराज ने कहा, जी हमें अपना कमाल दिखाएंगे रानी जी। और गोंदरी ने गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी। तो ठीक है, इनका बंदोबस्त करो, लेकिन कहाँ? क्या दूसरे लोगों को भी ये भी इतला दे दी है कि ये कहाँ जा रहे हैं?
नहीं रानी जी, हमने किसी को भी नहीं बताया। और क्या वो भी हमारे साथ आना चाहिए था? लड़ाका ने पूछा। नहीं, ठीक है, तुम अपने अपने हथियार लेकर उनके तैयार हो जाओ, गोंदनी ने कहा। और फिर नदी के किनारे दो लड़ाका साफ आरा हो गए। कुमारी और जगराज उनके थोड़े फासले पर खड़े हुए थे। कमल कुमारी ने ऐलान किया कि वो लड़ाकों को इतना बड़ा इनाम देगी कि वो तसव्वुर नहीं कर सकेंगे, लेकिन शर्त यही है कि वो दिल से लड़ें और लड़ते हुए अपनी जिंदगी के प्रो चुना। कमल ने कहा और लड़ाके लड़ने के लिए तैयार हो गए। चुनाचा दोनों लड़ाके तलवारें लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे होकर सामने आ गए। और यूं भी किसी हसीन लड़की के सामने ताकत का इज़हार मर्द की फितरत है। इब्तदा से दोनों ने नुमाइशी मुकाबला किया, लेकिन उसके बाद उनकी जार ही तो आ गई और वो बेजिगरी से एक दूसरे पर हमले करने लगे। दोनों जख्मी हो गए और जख्म खोरदा होकर वैश्याना अंदाज में एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। उनके जिस्मों से उछलते हुए खून को देखकर उसकी आंखों में खून उतर रहा था। दफतन एक लड़ाके की गर्दन झूल गई, दूसरे लड़के ने तलवार से उसकी आधी गर्दन काट दी थी। तो माओ इसके मुकाबले पर कमल ने चीख कर दूसरे लड़ाके को इशारा किया था और वह तलवार लेकर मुकाबले पर आ गया। लेकिन पहला लड़ाका जख्मी था और उसने बमुश्किल अपने आप को संभाला था, इसलिए वह दूसरे ताज़ा दम लड़ाके की तलवार की ताब न ला सका और वो भी कुश्ता हो गया। बाकी दो लड़ाके रह गए। तब कमल ने बोली, सुनो, अब तुम दो रह गए हो, दोनों ताज़ा दम हो और इस तरह जंग करो कि एक ही बार में एक दूसरे को कत्ल कर दो। जो जल्दी अमल कर ले उतना ही बड़ा इनाम पाएगा। राज कमल ने कहा और लड़ाकों ने तलवार संभाल ली और फिर दूसरी खौफनाक जंग का आगाज हो गया। दोनों लड़ाके इंतहाई महारत से लड़ रहे थे। फिर एक का दाव लग गया और दूसरे की गर्दन उड़ती हुई दूर जा गिरी। जगराज मुंह फाड़े मौत के इस खेल को देख रहा था और उसके बदन में थरथरी उठ रही थी। वो तो लड़ाकों को सिर्फ खेल के लिए लाया था। यहाँ 3 कत्ल हो गए थे और ये खौफनाक लड़की पुरसुकून थी। फातह लड़ाके ने तलवार रख दी और कमल के सामने झुक गया। कमल मुस्कुरा रही थी और फिर उसने जगराज से कहा, जगराज, इसे सामने वाले दरख्त से बांध दो। जी। जगराज चौंक पड़ा। उसे सामने दरख्त से बांध दो, कमल बोली और उसकी आंखों में खौफ के आसार उभर आए। क्यों कुमारी जी, मेरा दोष? ओहो, तुम्हें इनाम से नवाजा जाएगा। मैंने वादा किया है कि तुम्हें ऐसा इनाम दूंगी कि जीवन भर याद रखोगे। राज, तुमने सुना नहीं? और जगराज चौंक पड़ा और उसने लड़ाके को काबू में किया और उसे दरख्त से बांध दिया। लड़का इतना हैरान था कि कुछ समझ में नहीं सका। और फिर कमल कुमारी ने जगराज को देखा और मुस्कुराकर बोली, चांद निकल आया है जगराज। जी जी महारानी, कैसे हो तुम? और बार बार मुझे ही कहना पड़ता है। मगर कमल कुमारी, ये उसने लड़ाके की तरफ इशारा किया, इसे यूं ही बंधा रहने दो। मगर वापस जाने के बाद जगराज बोला और कमल के चेहरे पर किसी कदर तुर्शी के आसार नमूदार होने लगे। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ जगराज कि मुझे वो सवालात पसंद नहीं हैं। जो आगे कुमारी जगराज के हवा ठिकाने आने लगे। अब वो दूसरे अंदाज में सोच रहा था, ये लड़की बेहद खौफनाक है, इसके खेल बेहद भयानक होते हैं और ऐसी लड़की मोहब्बत के काबिल नहीं होती। कहीं वो खुद भी किसी मुसीबत का शिकार न हो जाए। लेकिन बहरहाल वो इन बातों का इज़हार नहीं कर सका। लड़ाके की हैरत अभी कम नहीं हुई थी कि उसने एक और खौफनाक मंजर देखा। उसने देखा कि चांदनी सिमट रही है और फिर वो एक वजूद पर मरकूज हो गई और ये वजूद हर कैदो बंद से आजाद था। ऐसा हसीन, ऐसा पुरकशिश बदन के लड़ाके की कंपटियां सुलग उठी और उसके वजूद में आग भर गई। वो सरासीमा निगाहों से उन दोनों को देख रहा था जो उसकी मौजूदगी को भूल गए थे और वो माहौल से बेखबर हो गए। और लड़ाके की कंपनियां फटने लगी और उसके दिल में भी ख्वाहिश बेदार हुई कि काश जगराज की जगह वो खुद होता। जू लम्हात गुजरते रहे, लड़ाके की हालत खराब होती जा रही थी। फिर उसने जगराज को निढाल महसूस किया। यूं लग रहा था जैसे वह सो गया हो और वो वहीं ऊंधा पड़ा हुआ था। तब वो पीकरी हुस्न की तरफ बढ़ी और उसकी चाल बेहद दिलकश थी। एक एक कदम फितने जगा रहा था। वो लड़ाके के करीब पहुंच गई और लड़ाके की सुर्ख सुर्ख आंखों में झांकने लगी। क्या नाम है तुम्हारा? उसने प्यार भरे मस्त अंदाज में पूछा। गरचरण, लड़ाका भूले हुए सांस के साथ बोला। बीवी बच्चे हैं? कोई नहीं। प्रेम का भी नहीं है? कोई नहीं है। और वह फिर उसी अंदाज में बोला, हाय राम, तब तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए अजनबी होगा। कमल बोली और लड़ाका खुश्क होठों पर जुबान फेरने लगा और फिर उसने भारी लहजे में कहा, मैंने क्या दोष किया है कुमारी? कोई नहीं। फिर मुझे ये सजा क्यों दी गई?
मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें ऐसा इनाम दूंगी कि जीवन भर याद रखोगे। हाँ, आपने यही कहा था, तो वचन पूरा होने का समय आ गया है। आओ मैं तुम्हें खोल दूं, कंवल ने कहा और लड़ाके के बिल्कुल करीब पहुंच गई। वो शिद्दत जज्बात से निडाल था। कंवल उसकी रस्सियां खोल रही थी और उसके बदन बार बार लड़ाके के बदन से मिस हो रहा था। फिर जो ही रस्सियां खुली, वो किसी खौनख्वार चीते की तरह गोंदनी पर झपट पड़ा। पागल न बनो गुरचरण, पहले इन लाशों को तो नदी में फेंक दो, कंवल ने कहा और लड़ाका रुक गया और उसने महसूस किया कि कुमारी का लहजा मोहब्बत अमीद है। बहरहाल उसने निहायत फुर्ती से तीनों लाशों को उठाकर नदी में फेंक दिया और फिर कंवल के पास आ गया। कंवल ने प्यार से उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। अब अपना इनाम वसूल कर लो, वो बोली और लड़का पागल हो गया। कंवल के इस पागलपन से मैसूर हो गई और इस माहौल में एक अजीब सी घुटन पैदा हो गई। दलदल में फंस गए थे। जगमगाता हुआ हीरा स्यार नाग के आगोश में था, लेकिन ये तो जानने वाले ही जानते थे कि नाग ज्यादा खतरनाक है कि हीरा। नाग को तो उस वक्त एहसास हुआ जब उसके शाने में दहकते हुए अंगारे उतर गए। बकिया खूबसूरत दांत और उसके शाने के गोश्त में उतर गए। जज्बात का ये अंदाज नागवार नहीं होता, लेकिन वो आग जो उसके पूरे बदन में फैलती जा रही थी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो कंवल के नजदीक से हट गया और उसके हलक से कर्बनाक आवाजें निकलने लगी। जरा सी देर में उसके सोचने समझने की कुव्वतें सलब होने लगी और वो खौफनाक औरत उठकर खड़ी हुई। उससे पहले कि तुम्हारा बदन गल जाए, तुम्हें नदी में पहुंच जाना चाहिए। वो झुकी और अपने लड़के का एक पांव पकड़ लिया और फिर उसे घसीटती हुई नदी तक ले गई। उसके बाद उसके वजनी को उठाकर पानी में फेंक दिया और उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसका खौफनाक चेहरा आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त होता जा रहा था। फिर वो जगराज के पास आ गई। तुम मेरे काम के आदमी नहीं हो और मैंने तुम्हारी दाद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया, लेकिन यूं लगता है कि जैसे मुझे किसी और की तलब को तलाश करना होगा, वो जिसे मैं अपनी इतनी इज्जत बख्शूं कि कोई बहुत ऊंचा इंसान होना चाहिए। कि यार इस वक्त तक जिंदा रहो जब तक अजीत पाल अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। उसने लिबास पहना और वहीं दराज हो गई। खौफजदा चांद सहमे सहमे कदम उठाता हुआ आगे बढ़ रहा था। बाप की शफकत अमीर निगाहें बेटे की जनब उठी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आओ जीतपाल, क्या बात है, सुबह ही सुबह, और उसने प्यार भरे लहजे में कहा और जीतपाल कदम आगे बढ़ाता हुआ उसके नजदीक पहुंच गया। कुछ कहना चाहता हूं पिताजी, उसने धीमे लहजे में कहा। तो कहो बेटे, इसमें झिझक किस बात की है? हमने तो हमेशा यही कोशिश की है कि तुम्हारे मन में कभी क्रोध ना आने दें, तुम्हें किस बात से महरूम ना रखा जाए, और हम इस कोशिश में हैं। कहां तक कामयाब हुए हैं ये तो तुम ही जानते होगे और तुम ही बता सकते हो। बहरहाल कहो क्या बात है? पिताजी, मैं जानता हूं कि आप महान हैं और आपने वो किया है जो मैंने चाहा, मगर मैं आज आपसे एक ऐसी बात कहने आया हूं जिसे कहते हुए मेरा मन डरता है कि कहीं आप किसी गुस्ताखी ना समझ लें और कहीं आप जीवन में पहली बार मेरी इस ख्वाहिश को ठुकरा ना दें। हम कोशिश करेंगे जीतपाल कि हम तुम्हारी हर बात मान लें, लेकिन मेरे बेटे, अगर कोई ऐसी बात है जिसे तुम्हें यकीन है कि हम उसे पूरा नहीं करेंगे तो वो तुम्हारे खिलाफ में क्यों आई? इसलिए पिताजी कि मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर ऐसी ही कोई जरूरी बात है तो फिर ठीक है, अपने अंदर चमक पैदा करेंगे। मगर बात क्या है? तुमने हमारे लहजे में एक अजीब सी परेशानी पैदा कर दी है। यशुनत पाल संजीदगी से कहा और वो किसी कदर परेशान सा हो गया था। अजीत ने आज तक उससे कोई बात कहते हुए इतना नहीं सोचा था। वो सवालिया अंदाज में अजीत पाल की सूरत देखने लगा। महाराज, हम शादी करना चाहता हैं, अजीत पाल ने कहा और यशुनत मुस्कुराने लगा। उसने सुकून की गहरी सांस ली थी। ओहो, तो ये बात है, तूने तो हमें परेशान ही कर दिया था। तो यूं कहो कि किसी हुमा ने तुम्हारे मन में घोंसला बना लिया है, बात है ना? हाँ पिताजी। कौन है वो? कहाँ की कुमारी है? वो कुमारी नहीं है महाराज। कुमारी नहीं है, फिर कौन है? पिताजी, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला है, ना झूठ बोलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं परेशान हूँ। मैं जानता हूँ, मुझे बताओ कि वो कौन है? वो एक सपेरन है। सपेरन? हाँ पिताजी, आपको याद होगा कि जिशन की रात एक सपेरा आया था और उसकी गठरी से एक खूबसूरत नागर निकली थी। हाँ याद है। यशुनत पाल का चेहरा फीका पड़ गया। मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूँ। वो लड़की कहाँ है? हमने सपेरन से दोबारा आने के लिए कहा था, लेकिन वो दोबारा नहीं आया। क्या तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ रुकी है? हाँ पिताजी। तुम्हारी उससे मुलाकात हो चुकी है? वो मेरे पास है पिताजी। तुम्हारे पास?
कहाँ रखा है तुमने उसे? ये शूनतपाल अब सूरत हाल की नजाकत समझ रहा था। कला महल में जीतपाल ने जवाब दिया और शूनतपाल बोल पड़ा, कब से है वो तुम्हारे पास? 5-6 रोज हो गए महाराज, मगर वो तुम्हारे पास पहुंची किस तरह? पिताजी, आपने सारा जीवन मुझ पर एतमाद किया है। आप मुझे बताया है कि मेरे मन में जो कुछ है मैं सच सच आपको बता दूं। जिशन की रात जब मैंने उसे देखा था तो उससे मेरा सुकून खत्म हो गया और मैंने उसे तलाश कराने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे ना मिली। और उसके मिलने का पिताजी अपने जीवन में एक बहुत खला का एहसास हुआ और मैं पागल बन गया। और फिर शायद ये मेरे मन की आवाज ही थी कि वह मुझे मिल गई। और मैं इस सिलसिले में भगवान का शुक्रगुजार हूँ और जिसे मैंने चाहा वो मुझे मिल गई। यही मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ से मिल गई? ये शूनतपाल ने पूछा। मैं कला महल में था कि वह दरिया में बहती हुई नजर आई और मैंने उसे निकाल लिया। बाद में पता चला पिताजी कि वह सपेरा उसका कुछ नहीं था। वो तो एक भोली भाली लड़की है जो सपेरे के हाथ लग गई थी और ना जाने किस तरह उसने जादू के जोर से अपने काबू में कर रखा था। उसे नहीं मालूम कि वह दरिया में कैसे गिरी। ताज्जुब की बात है, ये शूनतपाल ने गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर बोला, क्या तुमने इस बात का यकीन कर लिया राजकुमार? हाँ पिताजी, उस पर यकीन ना करना बहुत बड़ा पाप है। नहीं मेरे बेटे, औरत इतनी मासूम नहीं होती, ये शूनतपाल ने कहा। लेकिन वो बेहद मासूम है पिताजी, और मुझे यकीन है कि उसने झूठ नहीं कहा और वो पुरानों की तरह मासूम और पाक है, अजीतपाल ने कहा। औरत का जादू बहुत गहरा होता है अजीतपाल। तारीख गवाह है कि उसने मुल्कों की तकदीरों पर नहुसत डाल दी। ये बहुत खौफनाक मखलूक है, ये शूनतपाल बोला। ये सारी बातें मैं भी जानता हूँ पिताजी, लेकिन आप भूल रहे हैं कि मुझे भी एक औरत ही ने जन्म दिया था और मेरी दादी जी भी औरत ही थी। ठीक है, लेकिन इससे तुम्हारा मतलब? पर पिताजी के सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ। खैर तुम बताओ कि उसके बाद क्या हुआ? और मैंने उसे किला महल में रख छोड़ा है और अब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या उसने तुमसे कहा है कि तुम उससे शादी कर लो? मैंने खुद उससे कहा है और वह तैयार है। वो भी मुझसे प्रेम करती है, मेरे बिना जी नहीं सकती। मगर आप इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? आप उसे देख लें और उससे मिल लें। आप खुद उसके हक में फैसला करेंगे। फैसला उसके हक में होगा जीतपाल, इसलिए कि वो तुम्हारी पसंद है। मगर बेटे, मैं तुमसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। क्या पिताजी? तुम इस मुल्क के होने वाले राजा हो और जो औरत तुम्हारी पत्नी बनेगी वो इस देश की रानी होगी। बेटा, तुमसे मेरी और अपनी माँ का हवाला दिया है। ये दोनों सावित्रियां ऊंचे खानदान की थीं और राजाओं की बेटियां थीं। वो खून का असर बहुत गहरा होता है। मैं नहीं जानता कि आप क्या कहना चाहते हैं पिताजी, जीतपाल ने कहा। यही कि वो सपेरन राजमहल की नहीं है। कितनी खूबसूरत, कैसी हसीन हो, वो औरत जरूर है, मगर औरत और रानी में फर्क होता है। मैं उस औरत से रानी बनना चाहता हूँ पिताजी, अजीतपाल ने कहा। जरूर चाहते होगे, जवानी की उम्र ही ऐसी होती है, मगर बुढ़ापे का तजर्बा उससे मुख्तलिफ है। बुढ़ापे का तजर्बा कहता है मेरे बेटे कि अच्छा खून हमेशा अच्छी बातें सोचता है और अच्छे काम करता है। अगर वो किसी राजकुमारी की बेटी होती तो मुझे तुम्हारी इस पसंद पर कोई एतराज ना होता। हम तुम्हें उससे पसंद करते और मैंने आज तक वही किया है जो तुमने चाहा। मैं अब भी तुम्हें एक ऐसी इजाजत दे सकता हूँ कि तुम नाखुश ना रहो। क्या मतलब पिताजी? मैं समझा नहीं। राजाओं के खेल ऊंचे होते हैं, औरतें उनकी दासियां होती हैं। अगर वो सपेरन तुम्हें पसंद है तो जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम उसे किला महल में रख छोड़ो और उसके साथ रहो। उससे प्रेम की बातें करो और जब उसे दिल भर जाए तो उसे बांदी खाने में डलवा दो। वो सारा जीवन आराम से गुजार देगी। शादी करने की क्या जरूरत है? शादी करने के लिए तो मेरे बच्चे तुम्हें किसी ऐसी लड़की का इंतखाब करना होगा जो राजकुमारी होगी। पिताजी, आप प्रेम भावना समझते हैं? अजीतपाल ने पूछा। अच्छी तरह समझता हूँ, मगर जो कुछ तुम सोच रहे हो वो प्रेम भावना नहीं, जज्बात हैं। क्या प्रेम का तलक जज्बात से नहीं होता पिताजी? होता है, मगर जवानी के जज्बात पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। वो रेत में उठने वाले बगोलों की तरह तेजो तंद होते हैं, लेकिन बगोले बैठ जाते हैं और फिर रेत ही रेत रह जाती है। तुम उससे प्रेम करो, जरूर करो, और मैं तुम्हें उससे मना नहीं करता। नहीं पिताजी, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। मैं तुमसे धोखा देने की बात करता हूँ। अगर वो तुम्हें इतनी पसंद है तो जीवन भर उसे रखो, मुझे एतराज नहीं। मैंने उसे रानी बनाने का वचन दिया है। मैं उसे तुम्हारे बचपन की भूल समझता हूँ। ताहम मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं उससे मिलूंगा, उसे परखूंगा और उसके बाद फैसला करूंगा।
मैं चलता हूँ पिताजी, आप ये बात मन में रखकर उसे मिलें कि वो होने वाली रानी है, और पिताजी ये मेरा आखिरी फैसला है। अजीत पाल वापस मुड़ गया। बात सुनो अजीत पाल, यशवंत पाल मुस्कुराने लगा। नाराज होकर क्यों जाते हो? हमने तुम्हें निराश तो नहीं किया। अगर तुम्हारी जिद है तो हम बाप बनकर फैसला करेंगे। बैठ जाओ। कहो तुम प्रभु लाल की दावत भूल गए? बैसाख आ गया है, प्रभु लाल का संदेश भी आ गया है। हाँ, प्रभु लाल की बेटे की शादी थी ना महारानी, और हाँ हम नहीं जा सकते। फिर तुम इस शादी में तुम्हें शरीक होना है, चालाक राजा ने कहा, और अजीत पाल परेशान नजर आने लगा। क्यों परेशान क्यों हो? यशवंत पाल ने पूछा। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता महाराज, मगर तुमने राजा प्रभु लाल को वचन दिया था, और ये वचन तुम जिंदगी में एक अहम हैसियत रखता है। राजाओं की परख उनके वचन से होती है। हाँ, हम वादा करते हैं कि तुम्हारे पीछे हम तुम्हारी प्रेमिका की देखभाल करेंगे और उसे कोई तकलीफ ना होने देंगे। मगर पिताजी, अजीत पाल बोला, राजाओं की शान के खिलाफ बोल रहे हो अजीत पाल। क्या अगर करते हैं? तुमने राजा प्रभु लाल से वादा किया था कि उसकी बेटी की शादी में जरूर शरीक होगे, और तुम्हें ये वादा निभाना है अजीत पाल। और फिर हम तुमसे कह चुके हैं कि तुम्हारी प्रेमिका की देखभाल की जाएगी। हम चंद लोगों को वहां भेज देंगे जो उसका दिल बहलाएंगे। तुम उससे कह देना कि तुम चंद रोज में वापस आ जाओगे, यशवंत पाल ने कहा, और अजीत पाल सोच में पड़ गया। यशवंत अब किसी हद तक तैयार हो गया था, और अब इससे ज्यादा गड़बड़ करने की जरूरत नहीं थी। चुनाचा उसने सोचा कि कमल रानी से माजरत करेगा और वह जरूर उसे इजाजत दे देगी। बहुत नेक और सादा लड़की थी। राजा प्रभु लाल की बेटी की शादी है। वह वापस वह यशवंत पाल को मजबूर कर देगा, और वह कमल रानी से उसकी शववाह कर दें। ज्यादा जिद अच्छी नहीं है। अगर यशवंत पाल भी जिद्दी हो गया तो फिर मामला खासे मुश्किल हो जाएंगे। चुनाचा वह तैयार हो गया, और उसने यशवंत पाल से आमादगी का इजहार कर दिया। फिर वो वहां पहुंच गया जहां कमल कुमारी उसका इंतजार कर रही थी।